का मसला क्या है, ये इंटरमिटेंट है, अनसर्टन है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो वी नीड एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स। अगर आपने कंसिस्टेंटली अगर आपने एनर्जी सप्लाई करनी है रिलायबली, ठीक है, सो वी मस्ट हैव सम एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स, उन पे हम एनर्जी स्टोर करें। जब व्हेन देयर इज सन ऑफ कोर्स प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम करें, बाकी को आप स्टोर करें और रात के वक्त उसको क्या करें, प्रोवाइड करें। इसी तरीके से विंड टर्बाइंस, जब व्हेन देयर इज विंड, ऑफ कोर्स दे विल प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी फॉर इंस्टेंस, ठीक है। उसमें से जो आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको आप स्टोर करें किस टाइम के लिए, जब आपने व्हेन देयर विल बी नो मोर विंड। एक तो ये है रिन्यूएबल्स को आपने इस्तेमाल करना है व्हेन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर नो मोर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ठीक है। तो उसके लिए आपको एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आपको चाहिए। हियर इज अनदर रीजन, अनदर यूज ऑफ एनर्जी स्टोरेज जो है सिस्टम्स, जो बेस लोड पावर प्लांट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी खास कैपेसिटी होती है, मिनिमम कैपेसिटी जो बेस लोड को मीट करती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास पीक लोड पावर प्लांट्स, जब बेस लोड की कैपेसिटी के बाद फिर अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो उस वक्त फिर हम पीक लोड पावर प्लांट्स को हम ऑन करते हैं, उनसे सप्लाई करते हैं। लेकिन जनरली पीक लोड पावर प्लांट्स हैं, उनका जो फ्यूल होता है वो एक्सपेंसिव होता है। बेस लोड पावर प्लांट्स हमारे पास होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, हमारे पास कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं। और बेस लोड पावर प्लांट्स को अगर हम इनकी फुल कैपेसिटी पे चलाएं, कोई भी मशीन है अगर उसको हम उसकी फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं तो इसकी एफिशिएंसी हमेशा बेस्ट होती है। लेकिन अगर फुल कैपेसिटी के बजाय उसकी अगर कैपेसिटी को हम कम कर दें, अंडर लोड कर दें, कम लोड पे चलाएं, तो इसकी हमेशा इसकी जो एफिशिएंसी है, एक तो एफिशिएंसी कम हो जाती है और दूसरा वियर एंड टियर, मेंटेनेंस के इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक एग्जांपल है एनर्जी स्टोरेज की। एक तो मैंने आपको बताया कि इंटरमिटेंट और अनसर्टन रिन्यूएबल्स की एनर्जी को स्टोर करने के लिए इनका इस्तेमाल है, ताकि हम उसको बाद में हम यूज करें जब नो मोर रिन्यूएबल्स आर अवेलेबल। और दूसरा एनर्जी स्टोरेज की जो जरूरत पेश आती है वो ये कि बेस लोड पावर प्लांट है, फॉर एग्जांपल आपके पास 15 मेगावाट का पावर प्लांट है, ठीक है, और 15 मेगावाट से अगर ज्यादा हो जाए पावर, तो आपने क्या करना है, पीक लोड पावर प्लांट को आपने ऑन करना है। और जो ही 15 मेगावाट से कम हो जाए तो फिर आपने बेस लोड को भी, सिर्फ बेस लोड को ही चलाना है। तो बेस लोड जो आपने खरीद के इंस्टॉल किया था उसकी कैपेसिटी कितनी, 15 मेगावाट है। लेकिन हम देखते हैं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक 11-12 जो 10-12 बजे तक बेस लोड की जो कैपेसिटी है, क्योंकि डिमांड जो है वो कम है, तो इस टाइम से लेकर इस टाइम तक बेस लोड पावर प्लांट है अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है। इज इट क्लियर? मसलन 15 में इस टाइम इंस्टेंट पे 15 मेगावाट के बजाय ये इसकी आउटपुट 10 मेगावाट है। इस टाइम इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो मे बी इट इज 7 मेगावाट। इस टाइम इंस्टेंट पे फिर इसकी कैपेसिटी है 15 मेगावाट। लेकिन जो ही डिमांड इससे बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स इट विल ओनली प्रोड्यूस 15 मेगावाट, और इससे जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, एक्स्ट्रा पावर है, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पीक लोड पावर प्लांट को ऑन करना पड़ेगा। और ये सिलसिला इस टाइम तक चलेगा। जो ही ये टाइम इंस्टेंट आ जाएगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पीक लोड पावर प्लांट को डिस्कनेक्ट करेंगे और बेस लोड पावर प्लांट की चूंकि डिमांड कम हो गई है इसकी अपनी कैपेसिटी से, तो बेस लोड पावर प्लांट की आउटपुट पावर को हम कम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो गई। एक तो ये कि बेस लोड पावर प्लांट को हमने कम कैपेसिटी पे चलाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इसमें 15 मेगावाट पे अगर चलाएं तो ये भी इट इज 40% एफिशिएंट फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर 10 मेगावाट पे चलाएंगे तो 40% के बजाय ये 30% एफिशिएंट होगा या 25% एफिशिएंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तो ख्वाहिश होती कि हमेशा अपनी फुल कैपेसिटी पे, फुल एफिशिएंसी पे चलता रहे, ठीक है। अंडर लोड किसी भी चीज को जिसके लिए डिजाइन किया गया उससे कम कैपेसिटी पे चलाते हो तो हमेशा एफिशिएंसी क्या होती है, पुअर होती है। एक तो ये मसला हुआ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी पावर को डिमांड के मुताबिक हमें थोड़ा सा कम ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ से देखें पावर हम कम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम पावर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब भी पावर प्लांट की पावर को कम ज्यादा करेंगे तो उससे उसकी वियर एंड टियर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपकी गाड़ी है, इसको अगर आप खास स्पीड से अगर आप हमेशा चलाते रहे
तो फिर इसकी जो वियर एंड टियर कम हो जाती है, लेकिन इसकी पावर को कम ज़्यादा करेंगे अपनी गाड़ी की, ठीक है। तो पावर कम करने का मतलब ये है कि आप जो है मसलन बड़ा गियर में डालते हैं, छोटा जिस तरह गियर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में जब आप शिफ्ट करते रहते हैं, तो इसका मतलब है आपका जो गियर बक्स है उसकी वियर एंड टियर भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद एक्सेलरेटर की वजह से और जो ब्रेक्स हैं, ठीक है, वो भी आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से पावर प्लांट्स की भी अगर पावर को हम कम ज़्यादा करते रहें तो उसकी वजह से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट और वियर एंड टियर भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम ये करें, एक और काम करते हैं, हम इस सिस्टम में एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट डाल लेते हैं, ठीक है। इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये जो एनर्जी है इसकी पावर को कम करने के बजाय इस बेस लोड पावर प्लांट को हम अपनी फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है 15 मेगावाट और 10 का जो डिफरेंस है, इसका जो एरिया अंडर दिस कर्व है, इन दोनों इसके दरमियान बाउंडेड जो एरिया, ये टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ जाएगी, ये जाएगी उसमें एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट में, ठीक है। और उसके बाद जो ही ये बेस लोड की कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड आना शुरू हो जाती है, तो आप क्या करें, रादर देन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए पीक लोड पावर प्लांट, और उसके बजाय जो एनर्जी आपने जो स्टोर की थी, किस में स्टोर की थी, इट वाज स्टोर्ड इन द जो है एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट में, उससे आप सप्लाई करना शुरू कर दें, तो पीक लोड पावर प्लांट की भी जरूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन बेस लोड को आप अपनी फुल कैपेसिटी पे ही चला रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट में जो आपने बैटरीज हैं या कुछ और सिस्टम आपने बनाए हैं, ठीक है, वहां से आप सप्लाई करें और इस डिमांड को आप मीट करें, ठीक है। तो इससे एक तो ये है कि इसकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी प्लांट की, पीक लोड प्लांट की जरूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी जगह उसको आपने रिप्लेस किया बैटरीज पे, बैटरी पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इसकी फिर ये जो पावर प्लांट है, बेस लोड पावर प्लांट है, इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जो है ये चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाली जो एनर्जी है, ठीक है, इस टाइम इंस्टेंट पे यहाँ जो डिफरेंस है, बेसिकली ये पावर किसको जा रही है, ये पावर जा रही है, डिफरेंस जो पावर है पीक लोड, ये अपने पीक लोड पे चल रहा है। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जब आप ऐड करते हैं तो, लेकिन जो है अगर ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट ना होता तो ऑफ कोर्स यू वुड रन इट एट दिस पावर, डिमांड एक्चुअल डिमांड ये है, ठीक है, लेकिन प्लांट चल रहा है अपने पीक लोड पे, जो डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है, तो वो वाली पावर कहाँ जा रही, इट इज गोइंग टू द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। अब एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, जी बेटा। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि वो स्टोर कम करे और रिक्वायरमेंट बाद में ज़्यादा हो पीक टाइम पे, तो उस सिचुएशन में तो फिर हमें पीक लोड पावर प्लांट यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, वो कुछ आपको कुछ कैपेसिटी, ये आइडियाज है ना, तो आप फिर इसको जो है ना, तो शायद उसमें फिर आपको पीक लोड पावर प्लांट बड़ा रखने की जरूरत पेश नहीं आएगी, छोटा सा आप ये जस्ट आपको एक इसका इकोनॉमिक इसका क्या फायदे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, स्टोरेज सिस्टम बड़ा कर देंगे ना? जी सर, स्टोरेज सिस्टम ज्यादा बड़ा कर देंगे वो ठीक है, लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो डिमांड है, मसलन फॉर एग्जांपल इस टाइम से इस टाइम तक ये जो है डिमांड भी बहुत ज्यादा, लेकिन पीक से थोड़ी सी कम है, लेकिन इस टाइम पे डिमांड बहुत ही ज्यादा है। यहाँ से आप जो है बचत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपये बचत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1000 रुपये आपने यहाँ पे लगाना है, तो 100 रुपये जो बचत किया उससे तो ये 1000 रुपये वाली जो कास्ट है वो पूरी तो नहीं होगी ना, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। So here is there are some other advantages as well, जिसकी हम मेरे ख्याल में इसको आप पढ़ लें, अगर समझ नहीं आए तो बेशक वी कैन डिस्कस इट। नो there are what type of energy storage element systems or technologies are there, इसमें मैकेनिकल है, मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। हम तो अब तक बैटरीज की बात ही सुनते रहे हैं ना एनर्जी स्टोरेज के, बट देयर आर मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जिसमें पंप्ड हाइड्रो है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी यू आर वेरी मच फेमिलियर। देन देयर इज कंप्रेस्ड एयर और फ्लाई व्हील स्टोरेज सिस्टम्स, जिनकी हम अभी बात करेंगे। हेलो जी, अच्छा ठीक है, ठीक है। सो देयर आर मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज,
देन देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जिसमें सुपर कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं जिसमें सुपर कैपेसिटर्स हैं, देन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये भी एक स्टोरेज ही है। हाइड्रोजन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें और उससे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें। हाइड्रोजन इटसेल्फ इज ए फ्यूल, ठीक है। इसको स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी आपकी फालतू है, ज़्यादा है, यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ज़्यादा है। बेस लोड को अपने फुल कैपेसिटी पे चलाएं, जो एक्स्ट्रा जो पावर है ये इसकी मदद से आप क्या करें, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, वहाँ से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें और उस हाइड्रोजन से अपनी गाड़ियाँ चलाएं, उस हाइड्रोजन को बर्न करें, ठीक है, किसी थर्मल पावर प्लांट से, वहाँ से फिर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें फॉर इंस्टेंस। ये इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली mechanical energy storage technologies are there, electromagnetic energy storage technologies are there, electrostatic energy storage technologies जिसमें सुपर कैपेसिटर्स हैं, then electrochemical energy storage technologies include hydrogen and batteries. Now pumped hydro की तो हमने पहले भी बात की थी, if you remember in हाइड्रो की हाइड्रो जब हमने पढ़ा था उसमें हमने पम्प्ड हाइड्रो की बात की थी। तो पम्प हाइड्रो का बेसिकली कंसेप्ट ये है, ये एक रिजर्वायर है। ड्यूरिंग द डे आपके पास आपके सिस्टम में बहुत सारे बेस लोड पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, फॉर इंस्टेंस कोल फाइड पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, बेस लोड वो सप्लाई करते हैं। ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ डिमांड इज देयर, तो उसमें जो अपर रिजर्वायर में जो पानी है उसको यहाँ से आप इस पेनस्टॉक में से गुजारेंगे और ये जो जनरेटर है इट विल दिस टर्बाइन इट विल रोटेट द जनरेटर और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो ग्रिड को चली जाएगी। तो यहाँ पे एक लोअर रिजर्वायर भी है, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज में एक अपर रिजर्वायर है और एक लोअर रिजर्वायर है। रात के वक्त रात के 12 बजे के बाद डिमांड क्या है, बहुत कम है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें जो बेस लोड पावर प्लांट्स हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो है, उनकी डिमांड जो है इतनी कम है, जबकि बेस लोड पावर प्लांट्स की डिमांड क्या है, बेस लोड पावर प्लांट्स की ओवरऑल कैपेसिटी 15 मेगावाट है, जबकि डिमांड बहुत कम है। तो उस टाइम पे फिर क्या करेंगे, ग्रिड से जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, पावर जो है, उसको हम ग्रिड से लेंगे। इस जनरेटर को सिंक्रोनस जनरेटर इट आल्सो एक्ट्स एज ए मोटर, इसको हम सप्लाई करेंगे। वहां से फिर ये टरबाइन फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा और यहाँ लोअर रिजर्वायर में जो पानी हमने स्टोर किया है, दिस वाटर इट विल गो अपवर्ड इनटू दिस अपर रिजर्वायर, इसमें हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और जिस टाइम पे जब भी हमें पीक लोड डिमांड की जरूरत पेश आएगी तो उसके बाद फिर पीक लोड आवर्स पे इसको हम यहाँ से नीचे पानी को फ्लो करवाएंगे और ऑफ पीक आवर्स पे फिर हम यहाँ नीचे से जो पानी है इसको फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे स्टोर करेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओवरऑल जो है इसमें ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। इस वक्त दुनिया में मेरे ख्याल में ये 400 और 500 इस तरह के पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगे हुए हैं। अगर आपने ग्रिड को सपोर्ट करना मेगावाट्स में, 1000 मेगावाट, बैटरी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बल्कि मैं कल परसों कहीं पढ़ रहा था, अगर हम सारी दुनिया की बैटरियां हैं, स्टोरेज जो बैटरियां हैं, उन सबको भी, गाड़ियों की बैटरियां हैं और जितने भी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, उन सबको भी अगर हम इकट्ठा करें तो जो साल की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ह्यूमैनिटी की, ठीक है, तो ये सिर्फ 27 मिनट्स तक के लिए उनमें स्टोरेज की कैपेसिटी, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये पम्प्ड हाइड्रो है, ये मेगावाट्स में 1000 मेगावाट, ग्रिड को सपोर्ट आमतौर पे हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट में चाहिए होती है। और कोई ये लोकल कोई घर या कोई ऑफिस नहीं है जिसकी आपकी किलोवाट्स में कैपेसिटी चाहिए। उसमें तो हो सकता है कि बैटरी, जिस तरह घर में यूपीएसएस हम लगाते हैं तो वहाँ बैटरी लगाते हैं तो को 1-2 घंटे तक हमें सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन अगर आपने ग्रिड को सपोर्ट करना है तो उसके लिए फिर आपको थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट में आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जी 1000 मेगावाट को सपोर्ट करे फॉर मे बी 2 आवर्स, मे बी 5 आवर्स, मे बी 10 आवर्स। इज इट क्लियर? सर ये जो पीक आवर्स होते हैं, इनमें अपर रिजर्वायर से हम ग्रिड को सप्लाई कर रहे होते हैं एनर्जी? जी, वो पीक आवर्स में ऊपर से आप नीचे की तरफ पानी फ्लो करवाएंगे तो ये लोअर रिजर्वायर में जाएगा? जी
लोअर रिजर्वायर में वो पानी जाएगा या डायरेक्ट वो पंप होके ऊपर ग्रिड में जाएगा? नहीं नहीं, पानी तो जमा होगा ना, पानी ने ग्रिड में कहाँ जाना है, ग्रिड में तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ना। बिल्कुल सही है सर, समझ गया ठीक है ठीक सर। है, तो पानी यहाँ जमा हो जाएगा पानी लोअर लोअर, लेक। ठीक है, और उसके सर बाद रात के जब वक्त वहाँ से ऊपर। पीक डिमांड जब खत्म हो जाएगी यहाँ से बिल्कुल ऊपर ले जाएगी। और दूसरा ये हो सकता है आजकल जो रिन्यूएबल्स हैं, दिन के फोटोवोल्टाइक। वक्त सोलर है। ठीक है, तो एक तो आप ग्रिड को सपोर्ट करें, एट द सेम टाइम सोलर की जो एक्स्ट्रा जो पावर है या विंड है, रात के किसी टाइम पे बड़ी जबरदस्त विंड है, उस वक्त आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? डिमांड बहुत कम है, तो उस सूरत में विंड की मदद से आप लोअर रिजर्वायर से सोलर पावर की मदद से जब अवेलेबल, तो उसको आप यहाँ से आप पंप करें, ऊपर ले जाएं और यहाँ पे स्टोर करें। और उसके बाद रात के वक्त फिर आप इसको आप फिर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करवाएं जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और you generate the electricity. Did you get my point? बिल्कुल सर, तो मतलब सर दुनिया में ग्रिड की जो ग्रिड का यूज खत्म हो जाएगा यहाँ पे रात के वक्त, हम ग्रिड से मतलब नहीं लेंगे एनर्जी? ग्रिड से नहीं लेंगे, ग्रिड को रात के वक्त ग्रिड से लेंगे ना, जब आपकी, हाँ रात, इसमें फिर अगर आप रिन्यूएबल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो दिन के वक्त तो सोलर मौजूद है, तो दिन को बिल्कुल आप सोलर की मदद से पानी स्टोर करेंगे, और रात को आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ना, तो फिर जी आप ऊपर सर। से नीचे की तरफ पानी को फ्लो करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उसको फिर ग्रिड को हम सप्लाई करेंगे। सही, इज इट क्लियर? बिल्कुल सर। अगर हम ग्रिड्स को यूज नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि हमारे पास अपना कोई रिन्यूएबल है, तो वो रात को यूज करके कर सकते हैं ना, सप्लाई कर सकते हैं एनर्जी? हाँ हाँ, नहीं अगर आपके पास रिन्यूएबल है तो आप ग्रिड से नहीं लेंगे ना। ठीक है सर, बिल्कुल अगर आपने बिजली को सेल करना है तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू सेल इट टू द ग्रिड। सही। लोगों को बेचना है ना ग्रिड के साथ, ग्रिड का मतलब तो समझते हैं ना। बिल्कुल समझते हैं। ठीक है, जिस तरह आगे पाकिस्तान कोई? का ग्रिड है। ठीक है, अगर तो आपके पास रिन्यूएबल की बात ना करें तो उसमें फिर ये होता है बेस लोड से हम एनर्जी लेंगे। जब बेस लोड की जो प्रोडक्शन है वो डिमांड से ज्यादा हो, जब डिमांड जो है वो प्रोडक्शन से कम हो, तो उस वक्त जो डिफरेंशियल है दोनों के दरमियान, उसको हम, ये ग्रिड है, यहाँ पे ग्रिड है, उससे हम लेंगे एनर्जी, क्योंकि ग्रिड में डिमांड कम है और सप्लाई क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जो डिफरेंस है उसको हम लेंगे और उससे फिर हम इस जनरेटर और इस पंप को चलाएंगे, और एनर्जी को बेसिकली यहाँ की जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी, इसको जब ऊपर डालते हैं तो पोटेंशियल M इंटू जी इंटू एच के फॉर्म में यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और रात के वक्त फिर हम यहाँ से उस सूरत में हम ग्रिड से लेंगे बेस लोड पावर प्लांट्स की सूरत में, और उसके बाद जब पीक डिमांड आएगी तो उस वक्त फिर हम यहाँ से ग्रिड से यहाँ से इसको पानी को नीचे की तरफ फ्लो करवाएंगे और उसको ग्रिड को सप्लाई करेंगे। लेकिन रिन्यूएबल्स की बात करेंगे तो रिन्यूएबल्स में ऑफ कोर्स हम ग्रिड से नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल्स से एनर्जी लेंगे और उससे फिर लोअर वाटर को हम लोअर रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर में स्टोर करवाएंगे, और जब रिन्यूएबल्स आर नो मोर दियर और ग्रिड को सपोर्ट करनी है तो अपर से नीचे की तरफ पानी का फ्लो करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम देंगे, सप्लाई करेंगे टू ग्रिड, क्योंकि ग्रिड को आपने सपोर्ट करना है। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर। ये जब रात के वक्त हम करेंगे तो ये लोअर से जब अपर में जाएगा तो उस वक्त भी ये टरबाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर जी रहा जी होगा? जी जी जी, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा सही है ताकि ये सर, पानी समझ को गया। ऊपर ले जाए। लेकिन ठीक। इम्पल्स इसके लिए भी खास टरबाइन है, मसलन ये वाला जो टरबाइन है, कौन सा है, फ्रांसिस टरबाइन है। ठीक है, जी, लेकिन इम्पल्स टरबाइन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इस मकसद के लिए। फ्रांसिस टरबाइन, सही है सर। So here is another technique is compressed air energy storage। तो इसमें ये न समझ लें कि ये कोई इसकी एफिशिएंसी बहुत लो होगी, ये रोन टर्न अराउंड एफिशिएंसी कहते हैं, यानी आपने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ले ली और उसके बाद फिर आपने ऑफ कोर्स इस पानी को ऊपर ले गए तो यहाँ पे कुछ लॉसेस होंगे, और उससे पानी को दोबारा जितना यहाँ से आपने 10 रुपये आपने यहाँ से सप्लाई किए थे तो उसमें से कुछ लॉस हो गया, 5 रुपये यहाँ जमा हो गए, वहां से जब दोबारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उसमें से फिर 2 रुपये ग्रिड में चले गए, तो 10 रुपये से 2 रुपये पे आ गए आप। तो इसको टर्न अराउंड, जितना आपने लिया था और कितना आपने वापस कर दिया। इज इट क्लियर? तो इसकी जो टर्न अराउंड एफिशिएंसी इट इज आल्सो वेरी हाई, मे बी 75% 80%। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ये समझ ना लें, क्योंकि जो एनर्जी दे रहे हैं ना वो तो सारी यहाँ से ऊपर की तरफ जब ले जाता है, जब मोटर चलती है तो जो एनर्जी उसको जा रही है तो उसको बेसिकली क्या करता है, इस पानी को जब ऊपर की तरफ ले जाता है तो उस एनर्जी को जो ग्रिड से ले रहा है उसको बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ऊपर स्टोर कर रहा है।
सिर्फ जो सिस्टम में जो लॉसेज होंगे 5% में भी लॉसेज, 10% में भी देयर आर लॉसेज, 5 से लेकर 10% तक, सिर्फ वो लॉसेज हैं उनमें एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज एनर्जी जो है दैट इज बीइंग स्टोर्ड, जो ग्रिड से लेते हैं वो ऊपर स्टोर हो जाएगी। अनदर टेक्निक इज कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एक तो ये वाला हो गया, और कंप्रेस्ड एयर भी बेसिकली आपने ग्रिड को सपोर्ट करना है, देन यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मसलन 1300 मेगावाट, 150 मेगावाट, 1000 मेगावाट। अगर आपने 2-3 घंटे तक ग्रिड को सप्लाई करना है तो वो बैटरी से नहीं कर सकते। एक तो ये पंप्ड हाइड्रो की बात की, और दूसरा फिर कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं। इसका आइडिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। आप ये करते हैं कि जस्ट प्रीवियस, जिस तरह प्रीवियस हमने डिस्कस किया था पंप्ड हाइड्रो के केस में, यहाँ पे भी सोलर हो सकती है, विंड हो सकती है, जब ये अवेलेबल हो, जब ये एक्सेस में हो, या फिर ग्रिड की पावर हो सकती है फ्रॉम बेस लोड पावर प्लांट्स। ठीक है, उससे फिर आप एक मोटर को चलाएंगे, मोटर एक कंप्रेसर को चलाएगा, और कंप्रेसर जो है एयर जो है एम्बिएंट एयर जो है उसको कंप्रेस करेगा, और उसको हम स्टोर करेंगे किसी अंडरग्राउंड कंप्रेस्ड एयर केव रन, किसी केव के अंदर उस कंप्रेस्ड एयर को क्या करेंगे, एयर टाइट करेंगे, और उसके बाद उसमें कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करेंगे। जो कि कंप्रेस्ड एयर की सूरत में प्रेशर उसमें डेवलप हो जाता है, तो उसकी वजह से आप ये समझ लें कि ये जो एनर्जी है विंड, सोलर या ग्रिड की जो एनर्जी है, उसको हम कंप्रेस्ड एयर की जो एनर्जी है, ठीक है, प्रेशर के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे। एंड व्हेन वी नीड एनर्जी फॉर एग्जांपल, तो उसमें फिर इस कंप्रेस्ड, इसको फिलहाल इसको और इसको फॉर द टाइम बिंग जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद जो एनर्जी जो इसमें स्टोर हो गई है, ठीक है, उसको फिर हम यहाँ से हम निकालेंगे, और उसकी मदद से जो एयर जब यहाँ से फ्लो करेगी तो उससे फिर हम एक टरबाइन को ऑपरेट करवाएंगे, और उस टरबाइन से फिर हम एक जनरेटर को चलाएंगे, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इज इट क्लियर? तो बेसिकली कंप्रेस्ड एयर में हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम एयर ऐड होती जाएगी जी बेटा, हाँ, एयर मोर एंड कंप्रेस कर रहे हैं ना, इसके अंदर डालते जा रहे हैं, डालते, जिस तरह कंप्रेसर में जिस तरह ये गाड़ियों के टायर वाले नहीं करते हैं, एक ड्रम के अंदर बहुत सारी एयर को जो है कंप्रेस करके रखते हैं, और जब भी हवा भरनी हो टायर में वहां से ले आते हैं, और उसको टायर के साथ कनेक्ट करते हैं, और वहां से हवा आती है, और फिर क्या होती है, आपकी गाड़ी को टायर में हवा आ जाता है। ठीक है, तो कंप्रेस करके उन्होंने रखी होती है। तो यहाँ पे भी आपने कंप्रेस करके एयर रखी होती है, और वो जब एयर निकलती है नोजल में से, ये समझ लें कि वो नोजल जो है वो फिर टरबाइन को, नोजल एयर की जो इंपल्स टरबाइन के ब्लेड के साथ लगती है फॉर सिंपलिसिटी। ठीक है, समझने की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स दीज थिंग्स विल बी नॉट दैट वेरी सिंपल, लेकिन टरबाइन की ब्लेड के साथ जब वो स्ट्राइक करती है नोजल, तो फिर जो है एयर की जो जेट जो है उसके साथ स्ट्राइक करती, तो टरबाइन को रोटेट करती है, और उससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ठीक है, इसमें दो और कंपोनेंट्स हमने ऐड कर दी, एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट क्या है, जब भी हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट इस केवरन में डालने के बजाय उसकी हीट जो है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी हीट को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और उस हीट को कहीं स्टोर करके अगर हम रख लें, और उसके बाद जब यहाँ से जब इस एयर को रिलीज करेंगे आगे जनरेटर चलाने के लिए ड्यूरिंग पीक आवर्स फॉर इंस्टेंस, तो वो जो हीट हमने स्टोर की थी उससे फिर उस एयर को थोड़ा सा मजीद गर्म करेंगे। इज इट क्लियर? तो फिर वहां से टरबाइन जो उससे उसकी वेलोसिटी और टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उससे फिर ये वाली जो एनर्जी यहाँ से हम हीट को हम कंप्रेस करते वक्त जिस हीट को हमने यहाँ से निकाला था, उस हीट को हम दोबारा यहाँ पे यूज करेंगे, तो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी है कि ये जो एयर यहाँ से निकलेगी उसको हम एक फ्यूल की मदद से उसको थोड़ा सा हम क्या करें, गर्म करें, कंबस्टन चैम्बर के अंदर उसको क्या करें, फ्यूल के साथ बर्न करें, जिस तरह गैस टर्बाइंस में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल होगा, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी इज देयर, कंप्रेस्ड एयर जो है उसमें ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, सो दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स राउंड ट्रिप एफिशिएंसी कहते हैं वो, नॉट राउंड अबाउट, मेरे ख्याल में मैंने राउंड अबाउट की बात की थी, उसको राउंड ट्रिप एफिशिएंसी कहते हैं। और इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उनकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी इट इज 60 से लेकर 70% तक होती है। ठीक है, इसका मतलब इस राउंड ट्रिप का मतलब ये है कि यहाँ से आपने 100 वाट ग्रिड से ले लिया फॉर एग्जांपल, 100 जॉल्स आपने ग्रिड से ले लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने दोबारा ग्रिड को कितना दे दिया, उसके बाद आपने स्टोर किया ना 100 जॉल्स,
100 जॉल्स आपने ग्रिड से ले लिए, तो इसमें सिस्टम में कुछ लॉसेज होंगे। उसके बाद 90 जॉल्स आपने यहाँ स्टोर कर लिए, और उसके बाद उस 90 जॉल्स को दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 15 जॉल्स यहाँ पे भी ज़ाया होंगे। तो बेसिकली आपने यहाँ से 100 जॉल्स लिए थे ग्रिड से, और वापस कितने आपने दे दिए, 10 जॉल्स यहाँ ज़ाया हो रहे हैं और 10 जॉल्स यहाँ ज़ाया हो रहे हैं, तो वापस ग्रिड को आपको कितने मिल गए, इट इज़ 80 जॉल्स। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, टर्न अराउंड एफिशिएंसी क्या हो गई, इट इज इक्वल टू टर्न राउंड ट्रिप, सॉरी, एफिशिएंसी कितनी किसके बराबर हो गई, इट विल बी इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100। कहीं से आपने एनर्जी ले ली ना ग्रिड से, और उसके बाद दोबारा स्टोर किया, उसके बाद आपने दोबारा ग्रिड को, आपका यूपीएस है, ठीक है, यूपीएस में आपने ग्रिड से आपने एनर्जी ले ली, उसको आपने स्टोर किया, उसके बाद दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपने दोबारा दे दिया। तो इसका मतलब आपके सिस्टम ने कोई 10% 20% एनर्जी लॉस किया। अगर आप डायरेक्ट आप ग्रिड से लेके अपने इक्विपमेंट को चलाते हैं, ठीक है, तो आपकी लॉस कम हो जाती है ना एनर्जी की, लेकिन आपने दरमियान में स्टोरेज एलिमेंट में डाल दिया, तो स्टोरेज एलिमेंट भी तो कुछ एनर्जी को वेस्ट करेगा ना। तो बेसिकली आपको आप जो एनर्जी जो आप रिट्रीव करेंगे स्टोरेज एलिमेंट से, वो वाली नहीं होगी जो आपने ग्रिड से ली थी। ठीक है, 300 मेगावाट कैपेसिटी के सबसे पहले प्रॉबेबली इस तरह का जो सिस्टम था, इट वाज डेवलप्ड इन जर्मनी। वो जो अंडरग्राउंड बंकर्स जो हुआ करते थे ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जो मुझे कुछ याद पड़ता है, शायद उसी तरह का कोई जगह थी, बंकर्स थे या कोई अंडरग्राउंड जो रेलवे सिस्टम है उसकी कोई ऐसी जगह थी यार, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो वहाँ कहीं उन्होंने इस तरह के किसी उसको स्टोरेज, इस तरह की कोई स्पेस थी उसको इस्तेमाल किया था उन्होंने कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज के लिए, टू सपोर्ट देयर पीक लोड पावर प्लांट्स, पीक लोड डिमांड ऑफ कोर्स। 300 megawatt capacity has been developed in Morocco and Israel. Germany and Albania also have 150 megawatt capacity case systems. In Ohio, US CAES compressed energy storage systems with a total capacity of 2,700 megawatt have been मेरे ख्याल में planned, या काम शुरू हो गया या अंडर प्लानिंग में, have been planned। ठीक है, तो ये है हमारे पास दूसरा। ये जो दोनों टेक्निक्स ऑफ कोर्स दे कैन सपोर्ट ग्रिड मे बी 1000 मेगावाट, मे बी 500 मेगावाट फॉर सम आवर्स, मे बी फॉर 3 आवर्स, मे बी फॉर 4 आवर्स। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये अपर रिजर्वायर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा जो है दैट इज डिमांड से जो ज़्यादा जो है एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन द ग्रिड। इज इट क्लियर? Then we have flywheel energy storage systems। इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर किसी फ्लाईव्हील को अगर हम रोटेट करवाते चले जाएं, अगर हम समझ लें कि देयर आर नो लॉसेस, इसका मतलब ये हुआ कि इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती रहेगी, एक खास टार्क से इसको रोटेट करवाते रहेंगे तो इसकी एनर्जी स्टोर करता चला जाएगी, उसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इज इट क्लियर? तो बेसिकली इसका रोटेशन जो है, इनर्शिया जो है, व्हील जो है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। और उसके बाद मसलन फॉर एग्जांपल अगर रिन्यूएबल्स हैं हमारे पास, वहाँ से एनर्जी ज़्यादा है देन द डिमांड, और उसकी मदद से इसके साथ ये जो मोटर है, यहाँ पे मोटर है, इस मोटर की मदद से उसको आप सप्लाई दे दें और ये मोटर इस फ्लाईव्हील को रोटेट करेगी और इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स अल्टीमेटली ऑफ कोर्स इसमें कुछ लिमिट्स भी होंगी, एक खास स्पीड पे जाएगी। और उसके बाद अगर मोटर से हम रोटेट नहीं भी करवाएं और अगर ये सारा सिस्टम लॉसलेस है, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो ये हमेशा के लिए उस स्पीड पे क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। इज इट क्लियर? और जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी तो उसको फिर ये जो मोटर है इट आल्सो एक्ट्स एज ए जनरेटर। इसको हम जब दोबारा इसके साथ कनेक्ट करेंगे, बिकॉज नाउ इट प्रीवियसली दिस वाज एक्टिंग एज ए मोटर, अब मोटर वाला कनेक्शन हम खत्म करके इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो बिकॉज इसमें एनर्जी स्टोर है ऑलरेडी, ठीक है, उसकी मदद से फिर ये क्या करेगा, ये जनरेटर जो इसके साथ लगा इसको रोटेट करवाना शुरू कर देगा और फिर ये आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर देगा। जब ये आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि नाउ दिस जनरेटर इज सप्लाइंग एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही, दिस इज द सेम एनर्जी दैट वाज स्टोर्ड इन दिस फ्लाईव्हील, रोटेशनल मैकेनिकल जो एनर्जी में हमने स्टोर किया था। तो जो ये एनर्जी इसको सप्लाई करता रहेगा तो इसका मतलब इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी
हाई एफिशिएंसी रखने के लिए जो राउंड ट्रिप एफिशिएंसी के लिए इस सिस्टम को लॉसलेस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हम कोशिश करते हैं कि इसमें लॉसेस कम से कम हो, तो उसके लिए एक वैक्यूम पंप यहाँ लगाया, उसकी मदद से अंदर एयर जो है, एयर की ऑफ कोर्स कोई चीज़ अगर हाई स्पीड पे रोटेट कर रही हो, इट मीन्स दैट देयर आर एयर की रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर लॉसेस होंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर किसी तरीके से वैक्यूम की जो कंडीशंस हैं उनको हम प्रोड्यूस करें, ताकि इससे जो लॉस है एनर्जी का कम से कम हो। सिमिलरली जो रोटेटिंग शाफ्ट्स होते हैं, रोटेटिंग व्हील्स होते हैं, उसमें जो एनर्जी वेस्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो क्यों हो जाता है? बिकॉज इट इज़ लूजिंग इट्स एनर्जी। तो वो लॉस कहाँ पे होते हैं? जो बेरिंग्स होते हैं, हमेशा बेरिंग्स में फ्रिक्शन होती है ना, जो लोअर बेरिंग जिसके ऊपर वो शाफ्ट आपने लगाया होता है, जब रोटेट करता है तो बेरिंग्स में हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस की वजह से और एयर की रेजिस्टेंस की वजह से वो अपनी एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म लॉस करता है। लेकिन यहाँ पे फिर लोअर मैग्नेटिक बेरिंग्स अगर हम डाल दें, ठीक है, मैग्नेटिक बेरिंग्स हो रादर देन मैकेनिकल जो बेरिंग्स हैं, और उसमें से एयर को भी अगर हम अंदर से हम बाहर निकाल दें, तो अपर मैग्नेटिक बेरिंग्स भी हैं, लोअर मैग्नेटिक बेरिंग्स भी हैं, तो उस सूरत में फिर एक मरतबा आपने जो एनर्जी स्टोर की, तो ये दिस एनर्जी इट विल रिमेन देयर फॉर लॉन्ग टाइम। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसमें हम कुछ बात कर रहे हैं, चार्ज डिस्चार्ज साइकिल की बात की है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इफेक्ट की बात की है। इनकी डेफिनेशन जो है ना, हम थोड़ी देर के बाद, मेरा ख्याल में ये बैटरी वाला सेक्शन था, इसको मुझे शुरू में ले आना चाहिए था, लेकिन एनीवे तो उसमें जब हम देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा व्हाट डू वी मीन बाय दीज, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या चीज़ है, और लाइफ जब किसी बैटरी की या किसी उसकी हम लाइफ की बात, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट की लाइफ की बात करते हैं तो उससे क्या मुराद है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ देखें, बाद में हम डिफाइन भी करेंगे, सेवरल मिलियन चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स, यानी सेवरल मिलियन टाइम्स आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, जिस तरह बैटरी को चार्ज करते हैं उससे उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन बैटरी की जो चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स जो होते हैं वो मे बी 1000, आप अपनी बैटरी को कंप्यूटर की जो है या आपके घर में जो बैटरी लगी होती, इसके सर्टन मे बी 1000 मे बी 1500 मरतबा आप चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी की लाइफ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नंबर ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल्स वो डिफाइन होते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज एन एवरेज नंबर, ठीक है, एवरेज नंबर एक डिफाइन होता है, उससे ज़्यादा वो बैटरी जो है उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। जिस तरह अभी मेरा जो लैपटॉप है, इसकी बैटरी जो है ये बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो इस वक्त ये चार्ज शो कर रहा है, इसको मुझे रिप्लेस करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, इनकी जो चार्ज डिस्चार्ज साइकिल इवन सेवरल मिलियन चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स आर देयर, जबकि बैटरी का चार्ज डिस्चार्ज साइकिल में भी 1000 और मे बी 1500, जबकि इसकी चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल जो है वो सेवरल मिलियन। आप इसको मैकेनिकल सिस्टम में, इसमें बेरिंग्स आपने मैग्नेटिक बेरिंग्स रखे हैं, तो इसमें फिर ऑफ कोर्स इसके फेलुअर के जो चांसेस हैं ये बहुत कम है। तो बाद में हम बात करेंगे इसकी। एक और तरीका है हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज एंड फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स जो हैं, एक फ्यूल सेल्स एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे बात की हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज की बात की और फ्यूल सेल्स की बात की, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज और फ्यूल सेल्स, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये बेसिकली फ्यूल सेल है। ये वाला पोर्शन फ्यूल सेल क्या चीज़ है? फ्यूल सेल की खूबसूरती ये है कि ये केमिकल एनर्जी जो है फ्यूल में, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट्स, फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, गैस टर्बाइंस हैं, ये सब क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को पहले हीट में कन्वर्ट करते हैं, हीट को फिर स्टीम, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम में, ठीक है, और स्टीम फिर क्या करता है? एनर्जी, थर्मल एनर्जी है, उसको फिर किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देयर आर, और हर जो इस स्टेज, इस चेन में जो जो चीज़ें मौजूद हैं उन सब के अपने क्या है? एनर्जी लॉसेज हैं, ठीक है। कंबस्टन है, उसमें से बहुत सारी हीट, जैसा कि हमने पिछली मरतबा बात की, स्टैक के जरिए एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। फिर जो स्टीम जिन पाइप्स में से फ्लो कर रही है, उनकी सरफेसेस में से जो हीट है वो कंडक्शन और रेडिएशन की मदद से वहाँ से निकलती है।
फिर टरबाइन की जो केसिंग है वहां से फिर हीट जो है वो स्केप करती है इनटू द एटमॉस्फेयर एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। जनरेटर की अपनी एक एफिशिएंसी है, लेकिन फ्यूल सेल जिसकी हम बात करते हैं, फ्यूल सेल, रिमेंबर दैट फ्यूल सेल इज नॉट ए स्टोरेज एलिमेंट, ठीक है, लेकिन फ्यूल ये वाला कंपोनेंट फ्यूल सेल की है। अक्सर स्टूडेंट फौरन जब स्टोरेज एलिमेंट की बात करते हैं तो फौरन कहते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल सिर्फ यहाँ पे इसलिए लगाया कि फ्यूल सेल की मदद से आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन की जो एनर्जी उसको बेसिकली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ये एक कन्वर्शन डिवाइस है, इट इज नॉट द एनर्जी स्टोरेज। लेकिन कन्वर्शन क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट। बाकी फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने से पहले बहुत सारी स्टेजेस में से वो एनर्जी गुजरती, कन्वर्शन चेन है। यहाँ पे केमिकल को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये फ्यूल सेल, इसके बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है फ्यूल सेल का। जिस तरह बैटरी में भी एक एनोड कैथोड होता है, देन देयर इज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, देन देयर इज सम कैटलिस्ट एज वेल, ये कैटलिस्ट है। इसकी फ्यूल सेल की खूबसूरती यह है कि अगर इस साइड से अगर हम इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करें तो, और इस साइड से एक और इलेक्ट्रोड को अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई करें, इस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन और इस इलेक्ट्रोड को ऑक्सीजन सप्लाई करें, तो इस तरह का रिएक्शन जो यहाँ पे दिखाया एट एनोड, ये वाला रिएक्शन होगा। H विल बी आयोनाइज्ड, ये 2H बन जाएगा, H हाइड्रोजन, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर एक्सटर्नली इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल लोड के जरिए माइग्रेट होकर कैथोड में आ जाएंगे, और कैथोड में क्या होगा, यहाँ से जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है प्लस यहाँ जो 2 आइंस बन गए थे ये इलेक्ट्रोलाइट से माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएंगे कैथोड पे, और कैथोड पे आके फिर एक ऑक्सीजन का एटम जो बाहर से आया था और 2 हाइड्रोजन के जो आइंस थे जो यहाँ से माइग्रेट होके आए थे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू वापस एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करके यहाँ आए थे, ये सारे आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2O। व्हाट इज H2O? इट इज वाटर, ठीक है। सो इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल लोड से जब गुजरेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इट इज इलेक्ट्रिसिटी, करंट है ना। तो इसका मतलब है ये एक्सटर्नल सर्किट में से करंट फ्लो कर रही है। ये हमारे पास बेसिकली एनोड और कैथोड में रिएक्शन है। तो ये वाली चीज जो है ये फ्यूल सेल है। ये अगेन आई रिपीट, फ्यूल सेल इज नॉट एन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इन ए फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो इसकी एफिशिएंसी, दे आर हाईली एफिशिएंट। कन्वर्शन एफिशिएंसी फ्यूल सेल की जो है वो 50 से लेकर 60% तक। थर्मल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी कितनी है, इट इज 35%, मे बी 30%, मे बी 40%, लेकिन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी ज्यादा है, 50 से लेकर 60%। इसमें कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं है। टरबाइन में जनरेटर है, टरबाइन उसमें थर्मल पावर प्लांट से उसमें जनरेटर है, मूविंग कंपोनेंट्स हैं। टरबाइन इटसेल्फ इज ए रोटेटिंग मैकेनिकल सिस्टम है, तो उसमें लॉसेस है, यहाँ पे वो वाले लॉसेस नहीं है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी ड्यू टू दीज रीजंस इट्स एफिशिएंसी इज 50 से लेकर 60% तक। और ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, और उस हीट को हम यूज करें फॉर स्पेस हीटिंग। सर्दियों की सूरत में अगर हमारे घर में कहीं पड़ा हुआ है, उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करें, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, एट द सेम टाइम इट आल्सो प्रोड्यूसेस हीट, और उस हीट को अपने घरों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करें, तो आप समझ लें कि ओवरऑल इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इट विल बी 80% और इवन मोर देन दैट, ठीक है। अब फ्यूल सेल्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बात की एनर्जी स्टोरेज, हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज। हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं से आपको मिल जाती है, तो उससे आप क्या करें, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हमें क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन मिल जाएगी। हाइड्रोजन को फिर क्या करें, स्टोर करें। तो बेसिकली यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज है, हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज। अब एक मरतबा आपने स्टोर किया और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, फ्यूल सेल की मदद से आप उस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। उस हाइड्रोजन को आप क्या कर सकते हैं, आपने अपनी गाड़ी चलानी है तो इस हाइड्रोजन की मदद से आप अपनी गाड़ी को भी चला सकते हैं। ये फ्यूल है बेसिकली। हाइड्रोजन इज ए फ्यूल टू रन योर कार्स,
मेरे ख्याल में कुछ एडवांस्ड कंट्रीज हैं, उसमें फिर हाइड्रोजन की मदद से गाड़ियां चलाने के हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां भी वहाँ पे मौजूद हैं। किताब में मैंने लिखा, मुझे एग्जैक्ट डिटेल का मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ ले तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। फ्यूचर में अगर हम वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पेट्रोल फॉर एग्जांपल, डीजल अपनी गाड़ियों को हम चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को, अपनी ट्रांसपोर्ट को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है इसको डीकार्बनाइज करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें से कार्बन इमिशंस को हम रिड्यूस ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, और ये साइंटिस्ट्स ने कहा है कि 2050 तक हमें डीकार्बनाइज करना चाहिए अपने जो एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम को, अदरवाइज इससे जो प्लेनेट अर्थ को जो नुकसान होगा दैट विल बी इरिवर्सिबल। इसके नताइज क्या होंगे? ठीक है, वो बड़े ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे अगर हमने कार्बन को किसी तरीके से अपनी एनर्जी हार्वेस्टिंग जो है उसमें से अगर हमने कम नहीं किया, ख़त्म नहीं किया रादर। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी अगर हमने नहीं बनाई 2050 तक, अगर हमने टेम्परेचर जो है ग्लोब का, ठीक है, वो अगर हमने 1.5 प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो टेम्परेचर था उसके मुकाबले में अभी 1 तक बढ़ गया है। ठीक है, तो साइंसदान कहते हैं, साइंटिस्ट्स कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि उस वक्त से लेकर 2050 तक तो ये 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर हो गया तो उसके आप समझ लें कि कोई डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारी अर्थ के लिए। ठीक है, हमारे लिए, हम सब के लिए। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि हमने फॉसल फ्यूल्स जो है अपनी गाड़ियों के लिए भी हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। इस पेट्रोल का इस्तेमाल ख़त्म करना है, डीजल का इस्तेमाल ख़त्म करना है। तो लेकिन गाड़ियों को तो आपने चलानी है, तो चलाने के लिए फिर हम क्या करें? उसका तरीका एक तो ये है कि आप पे विंड और सोलर है फॉर एग्जांपल, ये इनका कार्बन एमिशन से बहुत कम है, इनकी मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिसिटी को फिर आप स्टोर करें। स्टोर कैसे करें? मुख्तलिफ टेक्निक्स मैंने आपको बताई, वहाँ से फिर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पीवी और विंड है, एक्स्ट्रा एनर्जी जब उसमें से आ रही होती है तो वहाँ से आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करें वाटर की, वहाँ से उसको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें, उसको स्टोर करें, और फिर उस स्टोर्ड हाइड्रोजन से आप फ्यूल सेल चलाएं और फ्यूल सेल से अपनी गाड़ी चलाएं। तीसरा तरीका क्या है? आपने जो हाइड्रोजन स्टोर किए उसको जस्ट लाइक जिस तरह नेचुरल गैस है, जिस तरह पेट्रोलियम को बर्न करते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन हैं, 4 स्ट्रोक इंजन हैं, इसी तरह इसी हाइड्रोजन को भी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मे बी आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद लिटिल मॉडिफिकेशंस में भी, और उसकी मदद से फिर आप अपनी गाड़ियां चलाएं। और ये जो पाकिस्तान में जो पानी से जो गाड़ी चला रहा था बेसिकली बंदा, ठीक है, तो वो प्रॉबेबली ही वाज डूइंग समथिंग लाइक दिस। वो क्या कर रहा था? ही वाज फ्यूल को बर्न करके, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, और इलेक्ट्रिसिटी से फिर उसने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन से फिर अपनी गाड़ी को चला रहा था। लोगों को तो ये कह रहा था कि मैंने पानी से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो बेसिकली वो जो उसकी इक्वेशन में वो एनर्जी को वो फिट नहीं करता, वो लोगों को बताता नहीं था कि इसके लिए मैं एनर्जी कहीं और से ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रोलाइज द वाटर। तो ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी इवन इट वुड रिड्यूस इवन फर्दर, क्योंकि उसी फ्यूल से वो क्या कर रहा था? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवा रहा था। इज इट क्लियर? विद बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। तो ये है कहानी बेसिकली। So this is another way of storing. Did you get any point? Did you get my point? Yes, sir. Is there any confusion? No, sir. How many students are there? 10. Okay. ओके, बस थोड़ा सा रहता है, इसके बाद इंशाल्लाह इसको हम कंक्लूड करेंगे। एक तो ये हो गया। देन ऑफ कोर्स बैटरीज के साथ तो ऑलरेडी वी आर वेरी मच फेमिलियर। ठीक है, तो बैटरी की कुछ जब भी आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज का आप लोगों को पता होना चाहिए। बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इवन इफ यू आर नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बैटरियों को तो हर जगह पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने घरों में, अपने यूपीएससीज में, हर जगह बैटरियों का इस्तेमाल है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का हमें पता होना चाहिए। मसलन एक बैटरी की एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी से मुराद क्या है? द एनर्जी अवेलेबल आफ्टर चार्जिंग, हाउ मच एनर्जी यू कैन रिट्रीव फ्रॉम ए गिवन बैटरी वंस यू चार्ज इट। एक तो कैपेसिटी हो गई। इसमें एक डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का कंसेप्ट है। द एनर्जी रिट्रीवेबल डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द डिस्चार्ज।
ठीक है, अवेलेबल तो हो सकती है, कैपेसिटी है 1000 जॉल्स बैटरी की कैपेसिटी है ईच अवेलेबल आफ्टर चार्जिंग, लेकिन जो अवेलेबल है इसमें से कितनी एनर्जी आप इसमें से रिट्रीव कर सकते हैं, यानी ये जो बैटरियां हैं लेड एसिड बैटरियां, इसकी जो है ना डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब इसको आप फुली डिस्चार्ज नहीं कर सकते। लेड एसिड बैटरीज को आपने फुली चार्ज तो कर लिया, लेकिन जब डिस्चार्ज करना हो तो मे बी 30%, लेस देन 50% इज देयर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। इज इट क्लियर? आप 50% से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करते, आप 30% से ज्यादा, लेस देन 50% का मतलब यह है मे बी 30%, मे बी 20%, मे बी 25%, ठीक है, फुली चार्ज किया, लेकिन एनर्जी आप उसमें से कितनी ले सकते हैं? 25%, 30%, उससे ज्यादा आप उसमें से नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज बैटरी डैमेज हो जाती, इसकी लाइफ क्या हो जाती, बहुत कम हो जाती। तो हर बैटरी जब आप मार्केट से खरीदेंगे बैटरी, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ठीक है। तो वो बैटरी ज्यादा बेहतर होगी जिसमें आपने जितनी एनर्जी इसमें स्टोर की थी वो सारी की सारी 100% अगर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हो किसी बैटरी की, तो वो तो आइडियल हो गई ना। जितनी स्टोरेज, जितनी एनर्जी उसमें डाली थी वो सारी की सारी आप रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सारी बैटरियां ऐसी नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हम कहते हैं डीप साइकिल बैटरीज और शैलो साइकिल बैटरीज। शैलो साइकिल बैटरीज जो है इनका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बहुत कम होता है, ठीक है। मसला आपने 100 एम्पियर आवर की दो बैटरियां खरीदी हैं, एक है दोनों में सेम एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है, लेकिन एक शैलो साइकिल बैटरी है, तो इसका मतलब है कि वो जो एनर्जी स्टोर किया उसका सिर्फ 20% जो है वो आप रिट्रीव कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो वो बैटरी के लिए डैमेजिंग होगा, ठीक है। लेकिन जो डीप साइकिल बैटरीज हैं उसमें से मे बी 80% ऑफ द एनर्जी यू कैन रिट्रीव फ्रॉम इट विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू इट, ठीक है। जो गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं और जो ट्रकों में इस्तेमाल होती हैं, ये जो उसको इग्निशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए जो बैटरियां हैं, ये बेसिकली शैलो साइकिल होती हैं, ये थोड़ी देर के लिए ये ऑपरेट होती हैं ताकि उस टाइम पे गाड़ी का जो है उससे गाड़ी को क्या करे, स्टार्ट करे, स्टार्टिंग में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो वो शैलो साइकिल, उसमें से बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी रिट्रीव करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये शैलो साइकिल है। फिर चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स हैं। बैटरी की जो लाइफ है वो बेसिकली चार्ज डिस्चार्ज साइकिल पे भी डिपेंड करती है, कितनी मरतबा इसको चार्ज कर सकते हैं और कितनी मरतबा इसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर एक बैटरी है, मसलन इसकी जो है डिफाइन किया है, इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज फॉर एग्जांपल 50% है, 50% से ज़्यादा आपने इसको डिस्चार्ज नहीं करना है। जब भी आप चार्ज करेंगे, जब 50% तक ये डिस्चार्ज हो जाए तो उसको फिर आपने दोबारा चार्ज करना है, फिर दोबारा 50% पे डिस्चार्ज हो गया तो फिर आपने चार्ज करना है, ठीक है। इस तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल, इसकी लाइफ है 1000 चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल्स हैं। लेकिन अगर 50 से आप ज्यादा करेंगे, फॉर एग्जांपल 50 के बजाय उसको आपने डिस्चार्ज किया 60% पे, 70% पे, अगली मरतबा फिर आपने 60-70% पे डिस्चार्ज किया, फिर आपने चार्ज किया, ठीक है। तो इससे इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल्स जो है वो कम हो जाते हैं, बैटरी की लाइफ क्या हो जाती है, कम होती है। इट इज फंक्शन ऑफ बैटरी की जो लाइफ है, इट इज फंक्शन ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल पे भी डिपेंड करती है और फिर दूसरी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे भी डिपेंड करती है। जितना आप ज्यादा डेप्थ पे डिस्चार्ज करेंगे बैटरी को, फिर चार्ज करेंगे, उतनी ही उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल कम हो जाएंगे, उतनी ही बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। सिमिलरली बैटरी को ओवरचार्ज करने से, बैटरी को अंडर चार्ज करने से भी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। देन ऑफ कोर्स टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा आप रखें, इन्हांस टेम्परेचर, उससे भी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। फिर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इट इज़ द सेल्फ डिस्चार्ज। एक बैटरी को फुली चार्ज कर लें और उसके बाद उसको 1 महीने के लिए कहीं रख लें, तो उसमें एक सेल्फ डिस्चार्ज, ये खुद ऑटोमेटिकली ये सेल्फ डिस्चार्ज होती है और उसकी वजह से इसकी जो एनर्जी जो स्टोर की होती है वो कम हो जाती है। मसलन सेल्फ डिस्चार्ज की मिसाल अगर मैं ये इसमें दे दूं, पम्प्ड हाइड्रो की अगर हम बात करें, तो आपने लो रिजर्वायर से बहुत सारे पानी को आपने अपर रिजर्वायर पे स्टोर करके रखा है और आपने 10 दिनों के बाद, गर्मियों का मौसम है, 10 दिनों के बाद अगर आपने इस पानी को इस्तेमाल करना है, तो ऑफ कोर्स गर्मी की वजह से इवापोरेशन होगी इसमें, और इवापोरेशन की वजह से ऊपर जो पानी जो स्टोर रहेगा वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये इवापोरेशन की वजह से
और सीपेज की वजह से जो ज़मीन में जज़ब होगा उसकी वजह से जो उसमें पानी की कमी होगी, एनर्जी स्टोरेज में कमी होगी, उसको हम क्या नाम देंगे? इट विल बी द सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ दिस पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम। तो लेकिन आमतौर पे पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम की मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा जो है ये सेल्फ डिस्चार्जिंग होगा। जब भी आप किसी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को आप खरीदते हैं तो आपने ये भी देखना होता है कि इसका कोई सेल्फ डिस्चार्जिंग जो है, ठीक है, एक मतलब फुली चार्ज किया और उसके बाद ये कोई बहुत जल्दी डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली खुद सेल्फ जो है वो डिस्चार्ज तो कहीं नहीं होती। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेड एसिड बैटरीज हैं, इनकी जो एफिशिएंसी है इट इज 85 to 90%, लेकिन इनका जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट्स फॉर 2% ऑफ रेटेड कैपेसिटी पर मंथ, एक महीने में जितनी रेटेड कैपेसिटी है उसके मुकाबले में हर महीने इसमें से एनर्जी कितनी कम होती है? 2% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी। इतनी जो एनर्जी आपने स्टोर की थी वो कम हो जाती है इसमें से, ठीक है। जो लेड एसिड बैटरीज हैं जिससे हम ऑलरेडी वी आर वेरी मच फेमिलियर, इनका जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल्स हैं लेड एसिड बैटरीज का, इट इज 1200 से लेकर 1800 तक। लेकिन अगर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अगर फॉर एग्जांपल इनका 30% है, लेकिन अगर आप ज़्यादा डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी वजह से इनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी? वो गिर जाएगी, ठीक है। लेस लो कॉस्ट है, फायदे क्या है? वाइडली यूज्ड फॉर पावर क्वालिटी एप्लीकेशंस, यूपीएसएस इन द स्टैंडअलोन सिस्टम्स में। देन वी हैव लिथियम आयन बैटरीज, ये ऑफ कोर्स दे आर बीइंग यूज्ड वाइडली इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरीज। देयर लाइफ साइकिल जो है लॉन्ग लाइफ है, क्योंकि इसकी 3000 चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल्स हैं इसके, और इसको 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, यानी इसमें जो एनर्जी आपने डाली है उसकी 80% एनर्जी जो है इसमें से निकाल दें, ठीक है। तो उस पे भी 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे ये 3000 साइकिल्स है, जबकि लेड एसिड बैटरी का मे बी 30% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे जो 1800 जो इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल्स हैं, ठीक है। एफिशिएंसी इज नियरली 100%, हाईली एफिशिएंट। लेकिन इनका नुकसान क्या है? दे आर रिलेटिवली हाई डेली सेल्फ डिस्चार्ज, यानी 5% तक, अप टू 5% तक ये रोजाना अगर फुली चार्ज करके छोड़ दें, ठीक है, तो रोजाना 5% इसकी एनर्जी, यानी 20 दिन के बाद आप आके देखेंगे तो ये बिल्कुल खाली डिस्चार्ज हो गई होगी। ये लिथियम आयन बैटरीज की इनका ये नुकसान है। देन ऑफ कोर्स दे आर कॉस्टली। देन वी हैव निकल कैडमियम बैटरीज हैं, लॉन्ग लाइफ है, ठीक है, मोर देन 3500 साइकिल्स हैं, चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स, may reach more than 50,000 cycles with 10% depth of discharge। इसको अगर सिर्फ आप 10% तक इसको डिस्चार्ज करें, फिर चार्ज करें, फिर 10% तक डिस्चार्ज करें, फिर चार्ज करें, तो ये आप समझ लें कि ये कोई 50,000 साइकिल्स तक, मोर देन 50,000 साइकिल्स जो है ना, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मेंटेनेंस रिक्वायर कम है, ठीक है, बट दे आर सेवरल टाइम्स कॉस्टलियर देन लेड एसिड बैटरीज, दे आर हाईली टॉक्सिक, ठीक है। इसके अलावा जो बैटरियां हैं इसमें फ्लो बैटरीज की हम बात करते हैं। हियर वी हैव द फ्लो बैटरीज। फ्लो बैटरी का कंसेप्ट ये, बाकी बैटरियों में कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिस तरह लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बैटरी के अंदर ही होता है, लेकिन फ्लो बैटरीज में हम क्या करते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट इनसाइड द बैटरी, ठीक है। देयर इज एनोड, देयर इज कैथोड, जिस तरह बैटरी में भी एनोड होता है, कैथोड होता है, और उसके बाद बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। लेकिन फ्लो बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली इट इज स्टोर्ड इन द टैंक्स। ये देखें एक्सटर्नल टैंक्स हैं, ठीक है। जब चार्ज करना हो तो वहां से ग्रिड से हम सप्लाई देंगे, एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई देंगे, और इलेक्ट्रोलाइट को बैटरी के थ्रू फ्लो करवाएंगे, उसको चार्ज करेंगे, और उस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको फिर हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, और जब हमने डिस्चार्ज करनी है बैटरी को उसके बाद फिर हम इसको ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ से फ्लो करवाएंगे, ठीक है। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसको हम सप्लाई करेंगे। बेसिकली बैटरियाँ हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ अंदर स्टोर है। यहाँ पे जितना, इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जितना आप टैंक का साइज आप बढ़ाते चले जाएंगे एक्सटर्नल, इसका मतलब इतना ज़्यादा आप इन बैटरीज में, फ्लो बैटरीज में इतनी ही ज़्यादा आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। फिर इनका सेल्फ डिस्चार्ज जो है वो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोलाइट और ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे दरमियान में एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रोलाइट इनको बेसिकली आपने एक्सटर्नल टैंक्स में आपने स्टोर किया, ये आपस में एक ही जगह पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो सो सेल्फ डिस्चार्जिंग
जो है वो सेपरेट टैंक्स में जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने स्टोर किया है, सेल्फ डिस्चार्जिंग इनका बहुत कम है। तो इसका फायदा ये है कि अगर आपने ज़्यादा एनर्जी स्टोर करनी है तो जस्ट टैंक का साइज बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, एफिशिएंसी इज लो, cost efficiency losses due to auxiliary equipment and construction में भी थोड़ी सी complexity है। एट द सेम टाइम यहाँ पे पंप्स भी लगे हुए हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रोलाइट को हम पंप करते हैं, तो इस वजह से ये भी कोई एनर्जी लेते हैं जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है। देन वी हैव सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स के बारे में आपको पता है कि इनको अगर हम बहुत हाई वेरी लो टेम्परेचर पे अगर हम इनको ठंडा करें तो ये अपनी रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, नियर जीरो, एब्सोल्यूट जीरो के आसपास अगर इनका टेम्परेचर हो तो इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती, वेरी लो, लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो उनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। अगर एक वायर सुपर कंडक्टर की बनी हुई है उसमें से अगर हम करंट पास करें तो उसमें I2R लॉसेस क्या होंगे, जीरो होंगे। तो सुपर कंडक्टर्स में हम कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं, सुपर कंडक्टर में से जब एक मतलब हम करंट फ्लो करवाएंगे तो आप समझ लें कि उसके बाद उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। उसके बाद अगर हम करंट के वो चूंकि इसकी रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब है कि इस सुपर कंडक्टर में करंट का जो फ्लो है इट विल ऑलवेज रिमेन देयर, ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होगा। इज इट क्लियर? बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज जीरो। जब कहीं जरूरत पेश आएगी तो दोबारा उसको हम जो करंट जिस सुपर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, ऑफ कोर्स इट विल बी ए सिस्टम। हमारे पास इतना सिंपल यहाँ पे हम बयान नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं। उसके बाद जब कभी जरूरत पेश आएगी इलेक्ट्रिसिटी की तो उसको हम फिर सुपर कंडक्टर से हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 1 मेगावाट मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर पावर क्वालिटी कंट्रोल इन इंस्टॉलेशंस। साइकिल एफिशिएंसीज ऑफ दिस सिस्टम्स आर अबाउट 95%। तो ये जो साइकिल एफिशिएंसी है, एनर्जी आपने ले ली कहीं से और उसके बाद दोबारा सप्लाई किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो आप समझ लें कि 95 जितने आपने इसको 90 एनर्जी दी थी उसका 95% आप दोबारा क्या करें, रिट्रीव कर सकते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर्स में भी हम एनर्जी, सुपर कैपेसिटर्स की हम बात करते हैं। ऑर्डिनरी कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर होती है, एक मरतबा चार्ज करते तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, किसके बराबर होती है, हाँ, इंडक्टर में एनर्जी किसके बराबर स्टोर होती है, इट इज 1/2 L into I²। जितनी इंडक्टेंस ज्यादा होगी, जितनी करंट ज्यादा होगी, E इज इक्वल टू 1/2 L into I² के बराबर होती है। कैपेसिटर में एनर्जी, अगर किसी कैपेसिटर में आपने देखना है हाउ मच एनर्जी इज देयर, तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो अगर आपको पता हो, इसकी कैपेसिटेंस पता हो, तो एनर्जी किसके बराबर हो गई, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C into V², ठीक है। तो एनर्जी इसका मतलब है कैपेसिटर में C के बराबर, C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। C जितना ज्यादा करेंगे उतनी एनर्जी स्टोरेज उसकी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और C किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड द एरिया। कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं उनके एरिया पे डिपेंड करता है। उसके एरिया जितना ज्यादा होगा इतनी उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी उसकी कैपेसिटी। C is equal to some constant multiplied by A divided by D, distance between the plates, ठीक है। A क्या है, K क्या है, K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये उसमें जो डाइइलेक्ट्रिक जो मीडियम दोनों प्लेट्स के दरमियान लगाया है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि C को हम चेंज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। C को हम चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स। C को हम चेंज कर सकते हैं by using a material of high dielectric constant। Is it clear? तो उसकी मदद से C को चेंज कर सकते हैं। C को अगर हम बढ़ाएं तो इसका मतलब ये है कि 1/2 C into V², ठीक है। तो उसकी अगर V को हम कांस्टेंट रखें और C को बढ़ाते चले जाएं तो एनर्जी स्टोरेज उसमें से बढ़ती चली जाएगी। और C को बढ़ाने के लिए एरिया हमें बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सुपर कैपेसिटर्स जो हैं इनमें बेसिकली वेरी लार्ज कैपेसिटेंस, आमतौर पे कैपेसिटर्स आपने देखा होगा कि माइक्रोफेराड्स में होते हैं, जबकि वेरी लार्ज कैपेसिटेंस अप टू 5000 फेराड्स, ठीक है। इतनी कैपेसिटेंस के सुपर कैपेसिटर्स, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए एक बहुत लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होगा। ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स भी इवन जो छोटे से हम ले आते हैं, ये काफी साइज वाले होते हैं, लेकिन सुपर कैपेसिटर्स इतना बड़ा एरिया अगर आपने
अगर आपने इतनी कैपेसिटेंस का बनाना हो, एक कैपेसिटर बनाना हो जिस तरह ऑर्डिनरी कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है, उसी टेक्नोलॉजी से आप बनाएंगे तो मेरे ख्याल में उसका साइज बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सुपर कैपेसिटर में क्या करते हैं, उसमें बेसिकली जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिससे सरफेस हम बनाते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स बनाते हैं, दैट इज एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 2000 स्क्वायर मीटर पर ग्राम, ये एक्टिवेटेड कार्बन का जो एरिया है, ठीक है, ये पर ग्राम का जो एरिया बनता है, पोरस है, ठीक है, इसका पर ग्राम का एरिया बनता है तकरीबन 2000 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। एंड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है दैट इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। और इफेक्टिव एरिया जो दोनों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2000 स्क्वायर मीटर का इतने बड़ा एरिया की प्लेट होगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो जो एक्टिवेटेड कार्बन का जो सरफेस, वो जो प्लेट है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है एज इफ इट हैज 2000 मीटर स्क्वायर एरिया पर ग्राम का एरिया, इफेक्टिव एरिया जो एक दूसरे प्लेटों का बन जाता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। सो लेकिन एक्चुअल एरिया तो जाहिर है इतने बड़े एरिया की प्लेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेस देन 1 मिलीमीटर, और प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। और इसके दरमियान जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नॉट जो क्या चीज़, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के बजाय नॉन एक्वस सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज बिटवीन द प्लेट्स, और प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 1 नैनोमीटर 10⁻⁹, ठीक है। 1 मीटर को आप 1 और 9 जीरोज के साथ आप डिवाइड करें तो जो नंबर आपके पास बन जाता है वो इतना कम डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी और मेंटेनेंस एफिशिएंसी इज 75 to 80%। इनका हाई सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट है, इसको आप एनर्जी स्टोर करेंगे तो ये इनका जो सेल्फ डिस्चार्जिंग है वो ज्यादा है, ठीक है। तो सो दे आर सूटेबल फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज एप्लीकेशंस, डिपेंड करता है कौन सी। तो इनकी अच्छी बात ये है कि इनको आप मेरे ख्याल में, और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो बैटरियां हैं ना, लेड एसिड बैटरीज, उनका जो रेट ऑफ चार्ज एंड डिस्चार्ज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी लाइफ इस चीज पे भी डिपेंड करती है, कितना फास्ट अगर डिस्चार्ज, एक खास रेट से ज्यादा फास्ट इसको चार्ज करेंगे, एक खास रेट से ज्यादा फास्ट इसको डिस्चार्ज करेंगे, तो वो भी इस बैटरी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन इनको हम फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज हम कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव थर्मल एनर्जी स्टोरेज। थर्मल एनर्जी स्टोरेज में क्या होगा, when wind is available, when solar energy is available, उसमें से जनरेटर है, जनरेटर से फिर हम हीट प्रोड्यूस करें, उस हीट को हम स्टोर करें, और जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो तो उस हीट से हम स्टीम प्रोड्यूस करें, स्टीम से हम स्टीम टरबाइन चलाएं, उसकी जो हीट है स्टीम को फिर कंडेंस करें, उसके बाद फिर उसको हम दोबारा हीट एक्सचेंजर में से पास करें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विंड की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको पहले हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, वहाँ से हीट में कन्वर्ट करें, हीट से फिर दोबारा हम उसको रिट्रीव करें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर दें। व्हेन फ्री एनर्जी इज अवेलेबल, ऑफ कोर्स विंड की अवेलेबल है। जिस तरह हमने सोलर टावर की अगर हमने बात की थी तो उसमें शायद आपको याद हो कि दिन के वक्त वो जो इवन जो यूएस कैलिफोर्निया का जो सोलर टावर है, उसमें भी उसमें क्या करते हैं, दिन के वक्त व्हेन सन इज देयर उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ हीट को जो है ना साल्ट्स में उस हीट को स्टोर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इवन इफ देयर इज नो मोर सन, तो वो जो स्टोर जो हीट की होती है उसकी मदद से फिर क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, उससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो सोलर थर्मल सिस्टम्स हैं बेसिकली, उनकी पीवीएस के मुकाबले में उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें अगर आपने एनर्जी स्टोर कर दी तो ऑलरेडी हीट इज देयर, हॉट मोल्टन साल्ट्स आर देयर, उनमें आप जो थर्मल एनर्जी है उसको स्टोर करते हैं और उसको रिट्रीव करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो हियर इज सम डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज जिनकी हमने बात की, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हाई एनर्जी सुपर कैपेसिटर्स, उनकी जो पावर है में भी 1 से लेकर 10 किलोवाट तक इतनी पावर के आमतौर पे आपको मिल जाएंगे, और वो दे कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखो ये सेकंड्स हैं, ये मिनट्स हैं, ये आवर्स हैं,
तो they can provide electricity storage up to maybe from some minutes से लेकर कुछ hours तक they can supply electricity. super capacitors हैं, lithium ion batteries हैं, वो 1 किलोवाट से लेकर even 1 मेगावाट तक, ठीक है, पावर एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। और कितनी देर तक सप्लाई कर सकते हैं? they can supply for maybe for some minutes, ठीक है, कुछ मिनट्स तक वो सप्लाई कर सकते हैं। लेड एसिड बैटरीज है, एडवांस लेड एसिड, वो इवन 100 किलोवाट से लेकर 10 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट डिस्चार्ज टाइम इन रेटेड पावर, लेकिन उनका जो डिस्चार्ज टाइम और जो है ना वो उनका जो है वो कम है, ठीक है। मे बी फ्यू मिनट्स, maybe 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes and so on. High power super capacitors जो है, high energy super capacitor, then there are high power super capacitors, ठीक है, they can store energy for a very short time, maybe for some seconds, लेकिन उनकी जो पावर है 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक पावर है, और उसको बहुत कम टाइम तक वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देन फ्लाई व्हील्स हैं, 10 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं फॉर सम सेकंड्स, ठीक है। सम सेकंड्स की, अब फ्लाई व्हील्स को कुछ सेकंड्स के लिए जरूरत क्यों पेश आती है? जब आप एनर्जी को जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट करना चाहते हैं, या सिस्टम में कोई बहुत कम टाइम के लिए कोई ग्लिच आती है, ठीक है, तो उस टाइम के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत होती है बेसिकली। फिर इस तरह की जो सिस्टम्स लगे होते हैं जो बहुत कम टाइम में कोई मसला होता है, तो उस टाइम के लिए फिर आप मसलन अगर कहीं पे कोई बिजली चली जाती है, आपके पास एक जनरेटर रखा हुआ है, जब भी बिजली चली गई तो आपने क्या करना है, जनरेटर को ऑन करके उसको अपने सिस्टम को, अपनी लैब को, अपना हॉस्पिटल जो आपने बनाया है उसको, या अपने कंप्यूटर सेंटर है उसको आप सप्लाई देना है, ठीक है। तो उसके लिए बिजली चली गई तो उसको दोबारा ऑन करने में तो जाहिर है फिर आपके सारे कंप्यूटर बैठ जाएंगे, तो बहुत कम टाइम के लिए आपको मे भी दोबारा आप अपना जनरेटर को ऑन करके दोबारा कनेक्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, मे बी सम सेकंड्स लगते हैं फॉर इंस्टेंस, एज्यूम कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो ही बिजली चली गई तो उस वक्त फ़ौरन ही आपका सिस्टम आपने इस तरीके से डिज़ाइन किया होगा, ये जो फ्लाई व्हील जो रखा हुआ है ये कोई 5-10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड्स के लिए ये सप्लाई करता रहे, जब तक आप अल्टरनेट जो है वो जो जनरेटर है, डीजल जनरेटर है, उसको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके उससे सप्लाई लेना शुरू नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लो बैटरीज हैं, इनकी कैपेसिटी देखें, आवर्स तक वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10 मेगावाट तक कर सकते हैं। लेकिन ये वाले हैं यहाँ पे, ये देखें, ये बेसिकली पम्प्ड हाइड्रो सिस्टम्स हैं 1 गीगावाट तक, ठीक है, और फॉर मेनी आवर्स। एक मिनट प्लीज, हेलो हेलो, जी जी, अच्छा, नहीं, अच्छा अच्छा, लिखवा दे दे, 030082111502। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, मैं थोड़ी देर रखा, अभी लेक्चर चल रहा है, ठीक है, जी बात समझिए। और ये लास्ट स्लाइड है, उसमें बताया है कि पम्प्ड हाइड्रो है, यहाँ पे तो एक फिगर बनाई थी ना, लेकिन यहाँ पे पम्प्ड हाइड्रो की बात की है, मैक्सिमम रेटिंग कितनी हो सकती है, कितनी देर में ये डिस्चार्ज होता है, मैक्सिमम साइकिल्स, लाइफ साइकिल्स 30 to 60 ईयर्स हाइड्रो सिस्टम है, ठीक है। तो इसकी उस तरीके से लाइफ साइकिल के बजाय उसने, उसकी लाइफ है, ऑफ कोर्स डैम की लाइफ है, प्लांट के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की लाइफ है, तो ये 30 से लेकर 60 ईयर्स तक ये है। और उसके बाद फिर एनर्जी डेंसिटी है और इसकी एफिशिएंसी है, डिफरेंट टाइप्स के जो सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे एक समरी की फॉर्म में दे दिया है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो सर। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। सर आज आप अपलोड कर देंगे वो प्री टर्मिनल रिजल्ट? अब मैं देखता हूँ, ठीक है। सर आपने उसका बताया नहीं, वो जो आपने कहा था एक वाइवा रखेंगे आप। हाँ, वो जो 2 स्टूडेंट्स हैं ना, एक मेरे ख्याल में एक लड़की भी है, आप हैं, नाम क्या है आपका बेटा? सर मोहम्मद हैदर खान। सर मेरा क्विज की वजह से आपका मिस हुआ था?
ठीक है, कोई आप हम देखते हैं second कल या question? परसों जो है ना, मैं मंडे को फिर आप दोनों का फिर मैं टेस्ट लूंगा या वाइवा लूंगा, ये मेरी मर्जी है। आप लोगों को ठीक है मैं सर, सामने बिठाऊंगा और आपसे कहूंगा ये क्वेश्चन करके मुझे इसी वक्त अपलोड कर दो। ठीक है सर, ठीक है ना, चलिए ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।